लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नीतीश कुमार से मिलने का सीधा और साफ संदेश है कि एनडीए में बिखराव को लेकर जो खबरें आ रही थी उन पर विराम लग गया है। चिराग पासवान ने नीतीश के पास जाकर यह बता दिया कि वे नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी और बीजेपी के तमाम नेता पहले ही कह चुके हैं कि वे नीतीश कुमार को ही अपना नेता मान रहे हैं। रही बात एकाध क्षेत्रीय दलों की, तो वे बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेंगे ऐसा लगता नहीं। यानी कुल मिलाकर कहें तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, एनडीए की तमाम पार्टियों के बीच खाई भरती जा रही है और ऐसा लगने लगा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि चिराग ने यह जरूर दोहराया कि वे बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार आना चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं और कतई मतलब नहीं कि उन्हें सीएम ही बनना है। लेकिन शायद वे चुनाव लड़ना चाहेंगे, इस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन में स्थितियां जस की तस वही हैं जहां पहले थी। कांग्रेस और आरजेडी की अब भी बात नहीं बनी है, दोनों साथ तो हैं लेकिन मन नहीं मिल रहा है। इसका असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम मुद्दे पर बात करेंगे। इसी मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीए और महागठबंधन के विभिन्न पार्टियों की स्थितियों का क्या असल में आकलन हो सकता है। बताएंगे कि कैसे एनडीए और महागठबंधन के रास्ते में बड़ा अंतर दिख रहा है। साथ ही भाजपा कैसे अपने सभी पार्टियों को मैनेज करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कांग्रेस या राजद के लिए यह इतना आसान नहीं हो पाता है। इन तमाम समीकरणों के चुनाव में कितने असर पड़ेंगे और इसका कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर एक एक कर बहुत ही विस्तार से बातचीत करेंगे। और चूंकि यह मुद्दा बहुत जरूरी है, इसलिए दरखास्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फिर हमें अपना 10 मिनट का समय दीजिए और हमारे साथ विश्लेषण की हर कड़ी को बहुत ही निश्चिंतता के साथ, बहुत ही एकाग्रता के साथ सुनिए। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी। 19 मई 2025 को चिराग पासवान ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर मुलाकात की। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में एक मजबूत संदेश दिया। चिराग और नीतीश का रिश्ता पहले उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश की पार्टी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार ही उतार दिए थे, जिससे जेडीयू को कई सीटों का नुकसान हुआ। उस समय चिराग ने अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने एकजुटता दिखाई। चिराग की पार्टी ने हाजीपुर सहित 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें नीतीश के प्रचार का भी योगदान रहा। अब इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच पुराने मतभेद खत्म हो गए हैं और कहानी बिल्कुल नई सिरे से शुरू हो रही। चिराग ने मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से कई मुद्दों पर बातचीत की है, लेकिन उन्होंने ज्यादा खुलासा नहीं किया, इस पर ज्यादा कुछ कहा नहीं। हालांकि यह साफ है कि चिराग नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं, वह नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। यह बयान एनडीए की एकता को मजबूत करता है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए एक टीम है जिसमें चिराग एक अहम खिलाड़ी हैं और नीतीश इस टीम के कप्तान हैं। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश बिल्कुल स्वस्थ हैं और पहले की तरह सक्रिय हैं। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि विपक्ष, खासकर आरजेडी, नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर उन्हें थका हुआ और मानसिक रूप से रिटायर कर चुका है। सम्राट चौधरी का बयान बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को मजबूत समर्थन का संदेश देता है। इससे यह तो साफ होता है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते मजबूत हैं और दोनों 2025 का चुनाव एकजुट होकर लड़ने को तैयार हैं। सम्राट चौधरी ने पहले भी कहा था कि कल भी नीतीश, आज भी नीतीश और आगे भी नीतीश ही बिहार में एनडीए का चेहरा रहेगा। यह बयान नीतीश की अहमियत को दर्शाता है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में लंबे समय से मजबूत रहा है। 2022 में नीतीश ने महागठबंधन के साथ गठबंधन किया था, लेकिन 2024 में वह फिर से एनडीए में लौटा। इस वापसी के बाद बीजेपी ने नीतीश को पूरा समर्थन दिया। बीजेपी, जेडीयू और चिराग की पार्टी के बीच यह एकता 2025 के चुनाव में विपक्ष के लिए
बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। चिराग पासवान ने हाल के दिनों में कई बार कहा कि वह बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। 19 मई की मुलाकात के बाद भी उन्होंने यही दोहराया कि उनकी प्राथमिकता बिहार है। चिराग ने कहा कि वह ज्यादा समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते और उनका प्रदेश यानी कि बिहार उन्हें वापस बुला रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि चिराग 2025 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब हिस्सा ले सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनकी पार्टी सिर्फ लड़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे खुद चुनाव लड़ने को लेकर उनकी बात कही जा रही है कि यह हो सकता है कि चिराग पासवान अपना केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ें। इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन उनके इस बयान से कि उनकी कोई लालसा नहीं है मुख्यमंत्री बनने को लेकर, इससे यह तो स्पष्ट हो गया और इस तरह से एक साफ संकेत मिल गए कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब कुछ एकजुट है। और चिराग पासवान के इस बयान से कि उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, इससे एक बात स्पष्ट हो गया कि एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल हैं उन सबों के बीच में एकता बहुत मजबूत है और सबने नेतृत्व को यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार दिया है। चिराग की पार्टी ने हाल के उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सभी की सभी 5 सीटें जीती। ऐसे में वह अपनी पार्टी की ताकत को बिहार में बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं। चिराग की युवा अपील और पासवान समुदाय पर उनकी पकड़ दलित वोटों को साधने में अहम हो सकती है। उनकी पार्टी ने बिहार के विभिन्न जिलों में बहुजन भीम सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है, जिससे वह अपनी ताकत बिहार में पैन बिहार में दिखाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि चिराग चुनाव में हिस्सा लेकर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। वह डिप्टी सीएम का पद या फिर किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी चाह सकते हैं। इस तरह की भी खबरें अंदर से आ रही हैं। चिराग की सक्रियता से एनडीए को फायदा हो सकता है। उनकी पार्टी दलित वोटों को लुभा सकती है, जो बिहार में करीब 19% और चुनावी समीकरणों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चिराग ने हाल ही में जातिगत जनगणना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और इसे अपने पिता रामविलास पासवान के सपने से जोड़ा था। यह मुद्दा बिहार में संवेदनशील है और चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। आप जानते हैं कि कांग्रेस तमाम प्रयास कर रही है दलित वोट को 19% दलित वोट जो है इसको साधने की, लेकिन इधर एनडीए खेमे से वो चिराग पासवान ही हैं जो दलित वोटों को लामबंद कर सकते हैं और जिसका फायदा एनडीए के पक्ष को हो सकता है, एनडीए के घटक दलों को हो सकता है और अंततः एनडीए को हो सकता है। चिराग और नीतीश की बात करते हैं। चिराग और नीतीश की मुलाकात से यह साफ हो गया है कि एनडीए में एकता बरकरार है। बिहार में एनडीए गठबंधन में जेडीयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति रामविलास गुट यानी कि चिराग पासवान वाली पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम शामिल। इन 5 दलों का गठबंधन नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार है। एनडीए ने इस बार 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो एक बड़ा दावा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गठबंधन की एकता और रणनीति बहुत अहम है। सीट शेयरिंग की बात करें तो यह एनडीए के लिए एक बड़ा मुद्दा है। 2020 के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कुछ मतभेद सामने आए थे खुलकर, जिसका असर जेडीयू के प्रदर्शन पर पड़ा था। उस समय जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, जो बीजेपी की 74 सीटों से काफी कम थी। हम जीते हुई सीटों के बारे में बता रहे हैं। इस बार जेडीयू इस गलती को दोहराना नहीं चाहती। नीतीश कुमार ने 125 सीटों की मांग की है, जिसमें बीजेपी की 20 सीटें भी शामिल हैं। लेकिन बीजेपी सिर्फ 100 सीटें देने को तैयार है। यह अंतर गठबंधन में तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन चिराग और नीतीश की मुलाकात से लगता है कि इस बार सहमति बनाने की कोशिश पहले से ही शुरू हो गई है और बहुत ज्यादा मुश्किलें इन तमाम सीट शेयरिंग वाले मुद्दे को लेकर होगी नहीं। चिराग पासवान की पार्टी ने 40 सीटों की मांग की है। यहां मुश्किलें दिख रही हैं। चिराग का कहना है कि उनकी पार्टी हर जिले में कम से कम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, यानी कम से कम 38 सीटें चाहिए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मिली थी, जिसके आधार पर उन्हें इतनी सीटें मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी चिराग का हालिया प्रदर्शन बहुत 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 अच्छा रहा है और वह अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुजन भीम सम्मेलन जैसे कार्यक्रम कर भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें 20 से 25 सीटें मिल सकती है, ये बात चुनावी जानकार कह रहे हैं। बात थोड़ी जीतन राम मांझी की करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी 40 सीटों की मांग की, लेकिन उनकी पार्टी का प्रभाव सीमित है। उन्हें 5 से 10 सीटें मिल सकती है या मिलने की संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अभी अपनी मांग साफ नहीं की है, लेकिन उन्हें भी 5 से 10 सीटें मिल सकती है। बाकी सीटें बीजेपी और जेडीयू के बीच कायदे से बटेंगी। बीजेपी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, इसलिए वह 100 से 110 सीटों पर दावा कर सकती है। जेडीयू को भी 100-110 सीटें मिलने की
उम्मीद बताई जा रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगले कुछ दिनों में तय हो सकता है। चिराग और नीतीश की मुलाकात से यह संकेत मिलता है कि गठबंधन में सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही नहीं चाहते कि 2020 जैसी स्थिति दोबारा बने। अगर सीट शेयरिंग सही तरीके से होता है तो एनडीए मजबूत स्थिति में चुनाव में उतर सकता है। फिलहाल बात इतनी ही नहीं है। जहां एनडीए अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं विपक्षी खेमा यानी कि विपक्षी महागठबंधन में तकरार साफ दिख रही है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट तमाम पार्टियां शामिल हैं, लेकिन इनके बीच एकजुटता की भारी कमी दिखती है। हाल ही में महागठबंधन ने एक प्रस्तावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला जारी किया, जिसमें आरजेडी को 135 सीटें, कांग्रेस को 42 सीटें, वीआईपी को 18 और लेफ्ट पार्टियों को 23 सीटें दी गई। लेकिन यह फॉर्मूला अभी पक्का नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और वीआईपी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला यही नहीं रुका है। कांग्रेस का कहना है कि 2020 में उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उसे कम सीटें दी जा रही, जो कि उसे कतई मंजूर नहीं। कांग्रेस 60 से 70 सीटें चाहती है। वहीं वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। यह तनाव महागठबंधन की एकता को कमजोर कर रहा है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला चुनाव के बाद होना चाहिए। फिलहाल इसको लेकर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और फिलहाल इसको लेकर भी अभी बातें होनी बाकी है। चेहरा अभी तक वे सार्वजनिक तौर पर घोषित नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच पहले भी कई बार तनाव देखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों के बीच तालमेल की कमी थी, जिसका फायदा एनडीए को मिला। इस बार भी अगर महागठबंधन में एकता नहीं बनी तो स्पष्ट है कि इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। तेजस्वी यादव युवा वोटरों को लुभाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और अब भी वह इस मुद्दे पर जोर शोर से टिके हैं और इसे जोर शोर से उठा भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और वीआईपी के साथ तनाव उनकी रणनीति को कमजोर कर सकता है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी रणनीति जाति के आधार पर बनाते हैं। नीतीश कुमार का प्रभाव कुर्मी लगभग 5% और अति पिछड़े यानी कि ईबीसी लगभग 30% वोटरों पर है। चिराग पासवान की पकड़ पासवान समुदाय लगभग 6% पर है, जो दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा है। बीजेपी ऊंची जाति यानी कि लगभग 15% और शहरी वोटरों को टारगेट करती है। दूसरी तरफ आरजेडी का एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ मजबूत है, जिसमें यादव लगभग 14% और मुस्लिम लगभग 17% वोटर शामिल है। एनडीए की रणनीति इस बार सभी समुदायों को जोड़ने की है। चिराग की पार्टी दलित वोटों को साधने में मदद कर सकती है, जबकि नीतीश कुमार का अनुभव और बीजेपी का संगठन गठबंधन को यानी कि एनडीए को मजबूती देगा। महागठबंधन की रणनीति एमवाई वोटों के साथ साथ युवा और बेरोजगार वोटरों को जोड़ने की, लेकिन कांग्रेस और वीआईपी के साथ तनाव उनकी रणनीति को कमजोर कर सकता है। और अगर एनडीए अपनी एकता को बनाए रखता है और सीट बंटवारा सही तरीके से करता है तो वह 2025 के चुनाव में मजबूत स्थिति में होगा। नीतीश कुमार का विकास का अपना एजेंडा है। चिराग पासवान का युवा नेतृत्व गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। चिराग की पार्टी दलित और पासवान समुदाय के वोटों को लुभा सकती है, जबकि नीतीश का प्रभाव कुर्मी और ईबीसी वोटरों को अपने साथ रखेगा। बीजेपी ऊंची जातियों और शहरी वोटरों को टारगेट करेगी। अगर यह रणनीति काम कर गई, क्लिक कर गई, तो एनडीए 150 से 170 सीटें जीत सकता है। इस बात पे कोई गुरेज नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती उनकी एकता ही है। अगर आरजेडी और कांग्रेस अपने मतभेद सुलझा लेती है चुनाव से पहले, तो वे एक मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार के समक्ष, एनडीए के समक्ष। तेजस्वी का 10 लाख नौकरी का वादा युवाओं को लुभा सकता है और आरजेडी का एमवाई वोट अभी भी मजबूत है, कंसोलिडेट है। लेकिन कांग्रेस और वीआईपी के साथ तनाव उनकी रणनीति को लगातार कमजोर कर रहा है। अगर महागठबंधन टूटता है तो आरजेडी को अकेले लड़ना पड़ सकता है, जिसमें उसकी सीटें 60 से 80 तक सिमट सकती हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए अपनी एकता का मजबूत संदेश पहले ही दे रहा है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात, सम्राट चौधरी का बयान और गठबंधन की रणनीति यह दिखाती है, इससे प्रदर्शित होता है कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव में उतर रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय होने की उम्मीद है और अगर यह सही तरीके से होता है तो गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में होगा। दूसरी तरफ महागठबंधन में तकरार और एकता की कमी उसकी बहुत बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर आरजेडी और कांग्रेस अपने मतभेद नहीं सुलझाते
तो इसका फायदा एनडीए को निश्चित तौर पर मिलेगा और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और रोचक होगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा गठबंधन बाजी मारता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात की वो तमाम बातें बताई, जिससे एक संदेश बिहार के आम जनमानस पर गया कि अब जिस चिराग पासवान से नीतीश कुमार या जेडीयू को लगातार चुनौती मिल रही थी, जहां नेतृत्व को लेकर संकट थे और सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को सहर्ष स्वीकृति से स्वीकार कर लिया है। एक तरह से जितने भी बड़े नेता हैं एनडीए खेमे से बिहार में, मसलन चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर सम्राट चौधरी हो बीजेपी की तरफ से, इन तमाम नेताओं ने अब कम से कम यह कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार ही इस पूरे चुनाव की अगुवाई करेंगे, वही हमारे आगे के नेता भी होंगे। हालांकि अब तक बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि वही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं अगर एनडीए चुनाव जीतती हो तो, लेकिन एक तरह से जो गुटबाजी होती है चुनाव से पहले, सीट शेयरिंग से पहले, कम से कम वो गुटबाजी एनडीए खेमे में तो नहीं दिख रही है। तमाम जो घटक दल हैं वे बहुत ही संयमित शब्दों का, संयमित भाषा का उपयोग कर बिल्कुल एकता का संदेश दे रहे हैं, जबकि यही कमी लगातार महागठबंधन में दिखती जा रही है। चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर चाहे बात आरजेडी की जाए, तेजस्वी यादव की जाए, तारतम्यता की भारी कमी दिखती है, एक संप्रेषण की बहुत कमी दिखती है, कम्युनिकेशन गैप बहुत है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं हो सका है। सीट शेयरिंग को लेकर आए दिन तमाम पार्टियां महागठबंधन में एक दूसरे को आंखें दिखा रही है। स्थितियां इस तरह की भी कई बार बन जाती है जैसा लगता हो कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, आरजेडी अकेले ही पैन बिहार चुनाव की लड़ने की तैयारी में तो नहीं है। एक तरह से मुकेश सहनी ने भी कह दिया कि अगर मुझे ठीक ठाक सीटें नहीं मिली तो मैं अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ जाऊंगा। तो ये कान मेटने की तैयारी महागठबंधन में चल रही है, जिससे आम जनमानस में संदेश बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले महज एक छोटी सी बात ये कि आप हमें बताएं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद क्या वाकई एक आम बिहारी जनमानस में मैसेज ट्रांसमिट हो गया कि अब एनडीए खेमे में किसी तरह की नेतृत्व को लेकर कोई संकट नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज बेहतर तरीके से कौन चुनाव लड़ने की तैयारियों में आपको दिखता है? कौन सा गठबंधन, महागठबंधन या फिर एनडीए? क्योंकि तमाम खामियां, तमाम दुश्वारियां, तमाम परेशानी, तमाम संकट और तमाम दूरियां, तमाम कम्युनिकेशन गैप्स दिख रहे हैं महागठबंधन में, जबकि वो तमाम चीजों को पहले ही शॉर्ट आउट कर दिया है एनडीए गठबंधन ने। आप देखिए कि चिराग के समक्ष एनडीए के नेता के तौर पर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, वो खत्म हो गई, वो मुलाकात हो गई। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी दल थे, घटक दल थे, वे तमाम लोगों ने नीतीश कुमार को नेता मान लिया, बल्कि महागठबंधन में ये तमाम चीजें अब तक क्लियर नहीं हुई। आपके हिसाब से दो अलग अलग महागठबंधन और यानी कि गठबंधन दल यानी कि महागठबंधन और एनडीए में आपको स्ट्रेटेजिकली सही रणनीति से चुनाव लड़ते हुए कौन से गठबंधन आगे आपको दिख रहे हैं? आप हमें कमेंट में नीचे जरूर बता सकते हैं। बाकी चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर आपके जहन में क्या ख्याल है, आप क्या विचार रखते हैं, मैं कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। आप चाहें तो इस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इस तरह की विवेचना, मंथन और मीमांसा के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।